भाग्य सहचर में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा मंच आपने बनाया जिसके बहाने लोग जो है तमाम साहित्यकारों पर चर्चा आप लोग कर सकते हैं। आज का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। आज के समय में जबकि हिंदी आलोचना चेहरा विहीन होती जा रही है, तो ऐसे समय में हिंदी आलोचना के सबसे बड़े शीर्ष पुरुष, जिसे मलयज विवेक पुरुष भी कहते हैं, उनको याद करना, खुद को देखना और अपनी आज की स्थिति को देखना है कि हमारी आलोचना आज कहाँ है, हमें अपनी आलोचना यात्रा कहाँ शुरू करनी थी और हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो इस आलोचना के दौर में हम आचार्य शुक्ल को याद कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आचार्य शुक्ल किन परिस्थितियों की देन है, वे कौन सी सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिस्थितियां थीं जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभ्युदय होता है। आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दौर आजादी का वह दौर था, आजादी के आंदोलन का दौर था, जब भारतीय मनीषा, या और थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहें कि भारतीय अस्मिता खुद को नए सिरे से जानने और पहचानने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ी व्याकुल किस्म की कोशिश थी कि कैसे अपनी परंपरा के आलोक में आधुनिक चीजों को आत्मसात करते हुए एक नई पहचान, विशेष रूप से हिंदी भाषा की पहचान बनाई जाए, हिंदी साहित्य की पहचान बनाई जाए। वह पूरा का पूरा दौर एक बहुत रचनात्मक दौर था। आप देखेंगे सन 1900 से लेकर के 1942 तक बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, मनीषी, विद्वान भारतीय मनीषा के परिदृश्य में आते हैं। यह सिर्फ हिंदी ही नहीं, वैश्विक फलक पर यह देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि की निर्मित पर आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि जो बनी, उसमें सबसे पहले जिसका जिक्र किया जाता है वो हैकल की एक किताब रिडल ऑफ द यूनिवर्स, विश्व प्रपंच जिसका नाम शीर्षक है। इस शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका अनुवाद किया और अनुवाद के माध्यम से उन्हें पता चला कि किस तरह से जो विश्व दृष्टि है उसकी लौकिकता क्या होती है और धर्म के जो कुहासे हैं वो क्या है। उस किताब में मंदिरों पर, पुजारियों पर, धर्मांधता पर पूरा प्रकाश डाला गया है। आप जब आचार्य शुक्ल की अभ्रंश साहित्य के बारे में दृष्टि और तमाम ऐसी आध्यात्मिक किस्म की रहस्यवादी जो धार्मिक दृष्टि में की आलोचना देखते हैं, तो उस आलोचना की जो अंतर्दृष्टि है वो विश्व प्रपंच से मिली हुई लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब की बुद्ध चरित्र, द लाइट ऑफ एशिया, इसका अनुवाद आचार्य शुक्ल ने बुद्ध चरित्र नाम से किया था। ये लाइट ऑफ एशिया एक काव्य कृति है, आचार्य शुक्ल ने इसका अनुवाद किया था। तो बुद्ध के माध्यम से
जो भारतीय क्षेत्र की गरिमा, करुणा की महत्ता, तमाम सारी चीजें देखने और समझने को मिली। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि की निर्मित में एक जो तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वो गीता रहस्य की है। गीता रहस्य आप सभी जानते हैं, लोकमान्य तिलक का ग्रंथ है। उन्होंने गीता की लोक मंगलवादी व्याख्या की। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि में जो लोक मंगल के तत्व हैं, वो लोक मंगल के तत्व वहीं से, उसी के प्रभाव से आए हुए दिखते हैं। तो ये तो एक आलोचक की आलोचना दृष्टि की निर्मिति की बात हो गई। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने पढ़े लिखे थे कि खुद उन्होंने एक अपनी दृष्टि बनाई। वो भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय शास्त्रीय परंपरा और स्वयं अंग्रेजी साहित्य के कई बड़े समालोचक, उन्हीं के दौर के एक बड़े समालोचक आईए रिचर्ड्स महोदय हैं, जिनका संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, इससे आप सभी लोग जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जानकार हैं, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो उनका भी अध्ययन वो बराबर करते रहते थे। अपने समय के साहित्य से निरंतर, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे भारत का हो, चाहे भारतीय परंपरा का हो, यहाँ तक कि वो अंग्रेजी में लेख भी लिखते थे। एक उनका लेख प्रकाशित हुआ था, व्हाट इंडिया हैज टू डू। उसमें भारत की आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि, जो दशा और स्थिति के बारे में वर्णन है। तो एक तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निर्मित हो रही है आलोचक की, वो अपनी पहले की जो आलोचना, जो तुलनात्मक किस्म की आलोचना बिहारी बनाम देव की चल पड़ी थी, उस आलोचना से, या फिर और जो व्यवहारिक आलोचना, पुस्तक समीक्षा, उससे गहरी दृष्टि लिए हुए आलोचना का निर्माण हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक परिदृश्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके आने के बाद पहली बार आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित होती है। अब आलोचना रचना की अनुवर्ती नहीं रहती है। यह परिघटना हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी तो है ही। मुझे लगता है कि पूरे भारतीय संदर्भ में यह एक नई बात थी कि आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में, जिसमें एक तरह से सभ्यता और संस्कृति, राजनीति, समाज, अध्यात्म, तमाम सारी चीजों को समाहित करती हुई रचना से परे, उससे अलग हट करके एक आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हो रहा था। अब सीधे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर आते हैं। उनकी आलोचना दृष्टि को समझने के लिए कुछ बीज बिंदु, कुछ बीज शब्द महत्वपूर्ण हैं। जैसे लोक मंगलवाद, यह एक उनकी आलोचना दृष्टि की एक बड़ी कसौटी है। दूसरा है साहित्यिकता। आपको ध्यान होगा, अपभ्रंश साहित्य का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने साहित्यिक असाहित्यिक कैटेगरी में करके छांट दिया था। यह दृष्टि वहीं से आती है। साहित्यिकता से उनका तात्पर्य की जो कलात्मकता है उससे नहीं है, उससे अलग हट करके साहित्य का जो तत्व है जिसे वो सांप्रदायिक साहित्य करके खारिज करते हैं। तो पहला लोक मंगल, दूसरा साहित्यिकता, तीसरा हृदय की मुक्तावस्था, जिसे वो रसदशा भी कहते हैं। इसी में यानी आत्मसत्ता का लोक सत्ता में विलीनीकरण, जिसे आप कह सकते हैं कि साधारणीकरण, ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा है
हृदय की व्यापकता, इसी क्रम में हृदय की व्यापकता और इसी क्रम में मार्मिक स्थलों की पहचान साहित्यकार के पास है कि नहीं। इस तरह से उन्होंने अपनी तमाम, चाहे वो व्यवहारिक आलोचना हो चाहे सैद्धांतिक आलोचना हो, दोनों के संदर्भ में अपनी इस दृष्टि को उन्होंने विकसित किया। ये जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लोक मंगलवाद है, वो गीता रहस्य में वर्णित जो लोक मंगल, गीता में लोक मंगल की चेतना है ही, लेकिन इसको उन्हें समर्थन थियोडोर वाट्स डंटन के चिंतन से भी मिला है। उन्होंने कविता को दो भागों में बांटा, पोएट्री ऑफ एनर्जी शक्ति का काव्य, पोएट्री ऑफ आर्ट कला का साहित्य। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा और लोक मंगल की सिद्धावस्था का काव्य कहा। जो पोएट्री फॉर आर्ट है वो सिद्धावस्था का काव्य है, जैसे अपने यहाँ रीतिकालीन साहित्य को माना जा सकता है। लेकिन रामचरितमानस और इस तरह से जो गोस्वामी तुलसीदास का काव्य है, जायसी का काव्य है, वो साधनावस्था का काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साधनावस्था के काव्य के पक्ष में खड़े दिखते हैं और इसी तरह से वे अपनी काव्य दृष्टि का निर्माण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे साहित्य की रागात्मिका प्रकृति, जिसे कभी कभी भाव की सत्ता या हृदय की सत्ता भी कह सकते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। रागात्मिका प्रकृति किस तरह की है और किन किन चीजों से राग या प्रेम संभव है, उन्हीं चीजों के आलोक में वे साहित्य को प्रतिफलित होता हुआ देखना चाहते हैं। चिंतामणि भाग 2 में एक पंक्ति है कि बिना परिचय के प्रेम संभव नहीं है। तो वे सारी चीजें साहित्य में अगर आती हैं और अगर वो अपरिचय के दायरे में हैं, तो आचार्य शुक्ल उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अब यही बिंदु है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को की आलोचना दृष्टि को जानने की, कि वे किन चीजों को पसंद करते हैं और किन चीजों को नापसंद करते हैं। परिचय सामान्य मनुष्य से ही परिचय हो सकता है ना। तो उनके साहित्य में जो मनुष्यता की सामान्य अवधारणा है, मनुष्य केंद्रित आलोचना दृष्टि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और साहित्य को मनुष्यता की सामान्य भूमि कहते हैं। सामान्य मनुष्य के संदर्भ में वे कविता लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर यही परिचय वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते हैं। मनुष्येतर प्राणियों से भी ये दुनिया बनी है, जिसमें तमाम प्रकृति के कई अवयव हैं, पशु पक्षी पेड़ जंगल। ये मनुष्य के शत्रु नहीं है, मनुष्य का सहजीवन इन्हीं के साथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कसौटी है परिचय की, या जिसे व्यक्त जगत कहते हैं, व्यक्त सत्ता,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह दुनिया अव्यक्त सत्ता में रची है, लेकिन साहित्य का काम है कि वो उसी व्यक्त सत्ता द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी साहित्य में जगह दे। तो तमाम जो मनुष्येतर प्रकृति है उसे भी वे अपने साहित्य में, अपनी काव्य दृष्टि में स्थान देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जोरदार खंडन किया। इसके पीछे कारण क्या था? वे खाली दो कवियों के पक्ष में खड़े होते हैं, नहीं 3 कवि कह लीजिए। श्रीधर पाठक थे, रामनिवेश त्रिपाठी जो स्वच्छंदतावाद के पूर्व स्वच्छंदतावादी कवियों में, और स्वच्छंदतावादी कवियों में यानी जिसे छायावाद कहते हैं, उसमें खाली जो सच्चे स्वच्छंदतावादी के रूप में उन्हें सुमित्रानंदन पंत ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति का सही स्वरूप वहां उन्हें दिखता है। महादेवी वर्मा को तो वो कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा का पूरा साहित्य एक अपरिचित वस्तु सत्ता की तरफ था। और सिर्फ महादेवी वर्मा ही क्यों, अगर वे कबीर दास के साहित्य को नापसंद करते हैं तो उसके पीछे वही जो रहस्यवाद का विवेचन है, तमाम सारी चीजें हैं, उसका विवेचन करते हुए तो कहीं न कहीं जो लौकिकता की अवधारणा है, वस्तु जगत के सत्य को सत्य बताना। जब गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्ति बहुत पसंद है उन्हें, अंतर जामी ते बड़ बाहर जामी है राम जे नाम लिए थे, यानी जो बाह्य सृष्टि में अव्यक्त जगत है, जो प्रकृति बिखरी हुई प्रकृति है, उससे परिचय, उसकी और उसी के से साहित्य जुड़ा होना आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत पसंद है। इसी परिचय के क्रम में आचार्य शुक्ल एक और तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। क्या साहित्य को अतीत केंद्रित होना चाहिए, अतीत जीवी होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारा जो इतिहास है, मनुष्य इतिहास जीवी होता है, अपने इतिहास से अलग हम नहीं हो सकते हैं, और इतिहास हमारे अपरिचय के दायरे में नहीं आता है। तो उस दौर में जो भी इतिहास या पुराण को लेकर के साहित्य रचा जा रहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके पक्ष में खड़े थे, और जो भविष्य का साहित्य है उसके खिलाफ वो थे, क्योंकि भविष्य के साहित्य को किसी ने देखा नहीं, वो अव्यक्त है, अपरिचित के दायरे में है। वो सारी चीजें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, कविता क्या है। कविता क्या है निबंध आप कहिए तो उसकी जो मूल संकल्पना 1900 एक लगातार विकसित होता हुआ निबंध है। 1903 में संकल्पना के साथ विकसित होते होते यह 1929 में आकर के पूर्ण होता है। अब इसकी पृष्ठभूमि आप लोग देख लीजिए, इसको जानना बहुत जरूरी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध को लिखा क्यों, और क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखने वाले या विचार करने वाले पूरी दुनिया में अकेले हैं। हिंदी में हो सकता है कि वो अकेले हों, लेकिन पूरी दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। बहुत पहले आपको मालूम है कि एक समाजशास्त्री हुए हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जब विज्ञान का पदार्पण पूरी दुनिया में हो जाता है और विज्ञान के वर्चस्व के आलोक में तमाम सारे शास्त्र, तमाम सारी जो मानविकी या कला, वो विज्ञान के आलोक में अपने आप को विकसित कर रहे थे, ऐसे समय में साहित्य और कविता पर प्रश्न उठ रहा था। मैक्स वेबर ने बताया कि कभी लोग पागल के लिए उन्हें शब्द दिया लुनेटिक,
LUNA, ल्यूनेटिक कहा। तो और उसके कुछ दिनों बाद एक और साहित्यकार होते हैं रोमांटिक युग के, रोमांटिक युग के एक और साहित्यकार हुए हैं, वो उससे थोड़ा अलग है, पीकॉक। पीकॉक महोदय ने भी कवियों और कविता की आलोचना की, कहा कि यह दौर विज्ञान का दौर है, विज्ञान के दौर में साहित्य और कविता की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कवियों को अर्ध बर्बर बताया और कविता को मनुष्य के बचपने की बातचीत कहा। अब इन सारी चीजों से उन्हीं के मित्र हुआ करते थे PB शेली, जो रोमांटिक युग के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी, कविता के पक्ष में। और बाद के दिनों में पीकॉक के ही मतों का खंडन करते हुए बड़े समीक्षक 20वीं शताब्दी के I.A. रिचर्ड्स ने कविता के पक्ष में जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो महत्वपूर्ण है। आपको मैं ध्यान दिला दूं, थोड़ा विषयांतर तो है, कि उनका जो मूल्य सिद्धांत है, वो मूल्य सिद्धांत पूरी तरह से कविता को की रक्षा के लिए, इन डिफेंस ऑफ पोएट्री ही है, कि कविता आधुनिक संदर्भ में कैसे उपयोगी हो सकती है। जैसे कविता अब आध्यात्मिक नहीं रही, कविता अलौकिक नहीं रही, कविता जो चिन्मय आनंद दिया करती थी, वह कविता के लिए आधार नहीं हो सकता था। कविता के लिए आधार अब जब भी बनेगा तो कोई लौकिक संदर्भ भी बनेगा। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कविता की जो मूल्यवत्ता है उसको मनोविज्ञान के संदर्भ में बताया और कविता को मनोचिकित्सकीय दृष्टि से उन्होंने विवेचित किया। आचार्य शुक्ल बहुपठित व्यक्ति थे, अपने समय को बहुत अच्छी तरह से वो जानते थे, इस नाते वो इस विचारधारा और इस मूल्य से को अपनाते हैं। और कविता क्या है, निबंध और उनकी पूरी जो आलोचना की जो लौकिकता है, जो लौकिक दृष्टि है, ये लौकिकता है, वो इसमें दृष्टिगोचर होती है। गोस्वामी तुलसीदास उन्हें इस नाते नहीं पसंद है कि उनके भीतर गंभीर आध्यात्मिक चिंतन, उन्हें इस नाते पसंद है कि उसमें लौकिकता है, उसमें लोक सत्ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्य और असत्य की लड़ाई के संदर्भ में खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से जायसी उन्हें पसंद है इस नाते कि उसमें लौकिक जीवन, उसमें लौकिक जीवन की बहुत गहरी अभिव्यक्ति है। तमाम ऐसे साहित्यकार जिन्हें वे पसंद करते हैं, उसका आधार लौकिकता है। वो साहित्य को यह अपने आप में बहुत अद्भुत मान्यता है तमाम, और ये उनका साहस ही कहिए कि अपने समय के साहित्यकारों को ही उन्होंने खंडित किया। यह साहस बहुत कम आलोचकों में होता है कि आपके इर्द गिर्द जो साहित्य लिख रहे हैं, चाहे वो निराला जी हों, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हों, चाहे महादेवी, उनके समय में लिख रहे थे लोग, लेकिन उनकी भी आलोचना करने में चूकते नहीं थे। निराला जी तो उनसे बड़े दुखी रहते थे। तो तमाम चीज इसके बावजूद, मतलब दुखी होने के बावजूद उन पर कविता भी लिखी निराला जी ने, ये तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यह है कि साहित्य एक आलोचक को अपनी दृष्टि को रखने में किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से निडर होना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है आज की आलोचना को। जिस तरह से आलोचना विकसित हो रही है, मैं आरंभ में अपने बता चुका हूं कि किस तरह से आलोचना चेहरा विहीन हो रही है। चेहरा इस नाते क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना और या कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य शास्त्र की जो नींव डाली थी, उस नींव पर हम कहाँ चल पाए। कहीं न कहीं हमारे भीतर कोई कमी रह गई कि हमारी पूरी की पूरी आलोचना दृष्टि पश्चिम के प्रवाह में बह गई। उसी के आलोक में देखिए तमाम आलोचना दृष्टियां
विकसित हुई। मुझे क्षमा करेंगे बहुत लोग, जो जैसे मार्क्सवादी समीक्षा शास्त्र है, फिर इधर जब विमर्श, अस्मिता मूलक विमर्श जब आए हैं, तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, तमाम ऐसे जो विमर्श हैं, उनके चलते जो नींव हमारी आलोचना की इतनी पुष्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखी थी, जिसमें विश्व दृष्टि भी थी और भारतीयता का एक सुदृढ़ संदर्भ भी था। जब भारतीयता का सुदृढ़ संदर्भ मैं कह रहा हूं, हालांकि मैंने आरंभ में ही बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पर पश्चिम का प्रभाव था, लेकिन मैं इस पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका कि भारतीयता से ये बहुत गहरे वो प्रभावित थे, क्योंकि रस सिद्धांत की इतनी मूलगामी व्याख्या आचार्य विश्वनाथ और मम्मट के बाद अगर किसी ने किया तो आचार्य शुक्ल ही है। हृदय की मुक्तावस्था की जो व्याख्या है, इससे आप सभी लोग परिचित ही हैं। और उस हृदय की मुक्तावस्था में मनुष्य जो लोक की सामान्य भूमि है, अच्छा ये लोक की सामान्य भूमि क्या है? यही न है कि मनुष्य अपनी आत्मसत्ता, जो अपने इर्द गिर्द जो स्वार्थ प्रेरित केंद्रिकताएं हैं, उन केंद्रिकताओं का विसर्जन करके एक लोक सामान्य भूमि पर अपने आप को अवस्थित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मनुष्यता की सामान्य भूमि है, उसी पर केंद्रित होकर के अभी एक बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के, उनका निधन हुआ आनंद किशोर नवल जी, उनका व्याख्यान हुआ था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। उसमें उन्होंने अखंड सौंदर्यानुभूति की बात कही थी। यही अखंड सौंदर्यानुभूति कि जब आप खंड खंड विमर्शों में उलझे रहेंगे, खंडित विमर्शों में उलझे रहेंगे, तो अखंड सौंदर्यानुभूति नहीं हो पाएगी और जो मनुष्यता की सामान्य भूमि है, उस मनुष्यता की सामान्य भूमि से हम कटते जाएंगे। हमारे साहित्य की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि हम मनुष्यता की सामान्य भूमि से कटते गए हैं और अब हम उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा जो संदर्भ है, आप सभी लोग उससे पढ़ते रहते हैं परिचित, यह हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का जो इतिहास दृष्टि है, उसको भी देखिए कि जो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, चित्तवृत्ति का जो संचित प्रतिबिंब है वो विलक्षण है कि आमतौर पर साहित्य के मूल्यांकन का आधार कुछ और नहीं हो सकता, शास्त्र नहीं हो सकता, राजसत्ता नहीं हो सकती, बल्कि लोक में साहित्य की धारा को प्रतिष्ठित करती है। बहुत ऐतिहासिक बात है। और लोग सिर्फ चित्तवृत्ति ही नहीं, संचित प्रतिबिंब, जब वो संचित की बात करते हैं तो जिसे अंग्रेजी में कुमुलेटिव कहते हैं, कि सदियों से चली आ रही जो परंपरा, रीति और जो वो सारी चीजें, उनका उसमें जो बेहतरीन तत्व है, उन बेहतरीन तत्वों के आधार पर जो चीजें आती हैं और विकसित होती हैं, उन पर वो केंद्रित होते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनुष्यता की उसी संचित प्रतिबिंब की बात करते हैं और उसी, यानी कि वो कहीं भारतीय परंपरा से चीजों को काट करके देखने के पक्षधर नहीं हैं। वो सारी चीजों को भारतीय परंपरा के आलोक में मूल्यांकन करना चाहते हैं और उसी के आलोक में वो देखना चाहते हैं। और तमाम सारे सवाल हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो आ रहे हैं, मैं अपने आप जो ध्यान में मुझे आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अवदान दोनों धरातल पे है। एक तो साहित्यिक, जो जिसे कहते हैं सैद्धांतिक समालोचना, उसमें कविता क्या है, लोकमंगल की साधना अवस्था, सिद्धावस्था, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें उनके सैद्धांतिक आलोचना को देखा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब वो गोस्वामी तुलसीदास का मूल्यांकन करते हैं, जयसी का मूल्यांकन करते हैं, सूरदास का मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी
उनके उनके जो आलोचना का व्यवहारिक पक्ष है, अपने ही सिद्धांत को उसमें परिघटित करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक मुकम्मल आलोचना उस दौर की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में उभर के सामने आ रही थी। और जिस दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कर रहे थे, वो दौर हिंदी साहित्य का छायावाद का दौर था, जिसे मोटे एक स्वच्छंदतावाद आप कह सकते हैं। लेकिन उनकी जो आलोचना दृष्टि है, उसमें प्रकृति प्रेम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं न कहीं जो उसमें बौद्धिकता है, जो उसमें लौकिक सत्ता की प्रतिष्ठा है, तमाम सारी चीजों के बावजूद एक स्वच्छंदता, एक उस दृष्टि के खिलाफ वो आलोचना कर रहे थे। और पूरी वैज्ञानिक दृष्टिबोध के साथ, मनुष्य के साथ, मनुष्य की उपादेयता के साथ उनकी आलोचना दृष्टि वहां खड़ी हो रही थी। तो इस तरह से उनकी समग्र आलोचना विकसित हो रही थी और उन्होंने उनकी एक पूरी परंपरा आलोचना दृष्टि की उसमें सामने आ रही थी। भरत ने पूछा है कि आलोचना दृष्टि को खंड खंड नहीं, एक समग्र वैश्विक दृष्टि में विकसित करने की जरूरत है। यह भरत, ये बात ठीक है। जैसे मुझे ये लगता है कि जो विमर्श केंद्रित तमाम आलोचनाएं हैं, वो मनुष्यता की सामान्य भूमि, जिसका प्रस्ताव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उस मनुष्यता की सामान्य भूमि के खिलाफ वो हैं। और कहीं न कहीं उसमें एक, जिसे अंग्रेजी में अन्यता मूलक विमर्श कहते हैं, इसके लिए एक शब्द है वहां अल्टरिटी, ALTERITY, अल्टरिटी, कि जब तक आप एक शत्रु को नहीं खड़ा करेंगे तो दूसरा वहां नहीं खड़ा होगा। तो आचार्य रामचंद्र, तो यह साहित्य का मुझे लगता है क्षेत्र नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इससे असहमत हो सकते हैं, स्वाभाविक भी है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसके प्रस्तावक थे, वो पूरी तरह से वह प्रस्ताव इसी दृष्टि पर केंद्रित है कि वो इस तरह के जो अस्मिता मूलक विमर्श हैं, उनके संदर्भ में आप देखेंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े थे। तो मुझे लगता है कि और सारी चीजों के बावजूद और अगर सवाल आएंगे तो मैं उस पर केंद्रित कुछ बातचीत हो सकती है। और हाँ, ये बात ठीक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर खुलकर संवाद होना चाहिए। और मतलब कई चीजों है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मतलब कई दृष्टियों से, उन्हीं के शिष्य थे नंद दुलारी वाजपेयी, उन्होंने ही खंडन किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल्यांकन पूजा भाव से नहीं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो आचार्य हजार शब्द विधि ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय काव्यशास्त्र, हिंदी का अपना काव्यशास्त्र बनाना चाहते थे। और यह शायद पूरे समस्त संदर्भ में अपने ढंग का अकेला होता। क्या उस दिशा में हिंदी का काव्यशास्त्र विकसित हो पाया? मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में चल पाया। हालांकि एक उनकी शिष्य परंपरा है जिन्होंने उसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि साहित्य को सामाजिक अंतर्वस्तु के रूप में पढ़ने का आग्रह करने वाले वो पहले बड़े आलोचक थे। और जब साहित्य सामाजिक अंतर्वस्तु के रूप में सामने आ जाता है तो उसी अंतर्वस्तु में सारे विमर्श, चाहे वो मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, जो भी विमर्श है, जब वो साहित्य सामाजिक अंतर्वस्तु के रूप में आ जाएगा, जिसे आचार्य शुक्ल बार बार लौकिकता के संदर्भ में, अलौकिकता के संदर्भ में रखना चाह रहे थे, तो सारी चीजें उसी विमर्श के केंद्रित विमर्श सामने आएगा। और मुझे लगता है कि अगर उनकी दृष्टि को इस निगाह से देखा जाए
तो कहीं न कहीं वो सामाजिक अंतर, जो सामाजिक अंतर वस्तु है, उसी के आलोक में ये चीजें उभरती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर असहमतियों के बावजूद वे आज भी एक बड़े आलोचक हैं। आज भी जितनी चर्चाएं हैं, परिचर्चाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र बनाकर ही की गई हैं। अज्ञेय सहचर की तरफ से उनकी सीमाओं के संकेत की बात, उनकी बड़ी सीमा तो थी कि वो कबीर दास को ठीक से नहीं समझ पाए, निराला को ठीक से नहीं समझा। अपनी मतलब लौकिक दृष्टि के बावजूद क्या कारण था कि वो उसे नहीं समझ पाए। हालांकि इसके पीछे लोग कहते हैं कि उनकी जो अपनी सांस्कारिक जो मान्यताएं थी उसका संदर्भ हो सकता है, लेकिन वो नहीं समझ सके। तो मुझे लगता है कि अगर कबीर को नहीं समझ सके तो उनका ध्यान कबीर की सामाजिकता की तरफ नहीं, बल्कि जो कबीर के माध्यम से वो जो रहस्यवाद था उसकी तरफ उनका संकेत रहा होगा। और भी जो उनकी मान्यताओं के संदर्भ में, चूंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म के संदर्भ में व्यक्त सत्ता को ही मानते थे, अंतर्जामी ही ब्रह्म नहीं बल्कि जो बाहर अव्यक्त जो व्यक्त सत्ता है उसके प्रति उनका, वो गोस्वामी तुलसीदास उनके क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहें आइकन, उनके आदर्श कवि हैं। रामचरितमानस उनका, तो इसके आलोक में जब आप एक पैरामीटर, हर कवि का एक, जैसे नंदुराय वाजपेयी के लिए आइकन जयशंकर प्रसाद हैं, तो तमाम ऐसे लोग उनके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उन्हीं के आलोक में उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि को विकसित किया। जायसी थे, सूरदास थे, जहां भी उन्हें लोक का तत्व मिलता है, चाहे वो सूरदास में लोक रंजन मिलता हो, गोस्वामी तुलसीदास में लोक रक्षा का भाव मिलता है, तमाम ऐसे लोगों में वो सारी चीजें हुआ करती थी। तो वो सारे तत्व वहां पर आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास के प्रति लगाव इस नाते भी था, ठीक कहा वरुण कुमार त्रिपाठी ने, कि प्रबंध काव्य के प्रति उसमें निहित जो तत्व है वो तत्व उसके आलोक में वे सारी चीजें आते हैं। और तो भरत ने लिखा है कि जैसे निर्गुण संत काव्य की तुलना में सगुण कवियों खासकर तुलसीदास को बहुत अधिक वजन दिया, इतने आसक्त हैं कि तुलसी के प्रति उस महाकाव्य में बड़ी कमियां नहीं देख पाए। हाँ, ये ठीक है, आसक्ति भाव से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को देखा, लेकिन उनके समय में जो उनका काल था, उस काल में जो अंग्रेजों का दौर था, हमारी दास्ता का दौर था, उस दास्ता के दौर में उन्हें गोस्वामी तुलसीदास और उनका रामचरितमानस दिखता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी को तुलसीदास जब कविता आप पढ़ेंगे उनकी, तो तुलसीदास कविता, तो जब सूर्यकांत त्रिपाठी जैसा इतना बड़ा प्रगतिशील व्यक्तित्व, और फिर राम की शक्ति पूजा में ही देख लिया किस तरह से, तो कहीं न कहीं तुलसीदास और रामचरितमानस के पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भावना यही थी कि एक हमारे पास एक ऐसा संदर्भ होना चाहिए जो इस आजादी के दौर में हमारे भीतर जो आ चुका हीनता बोध है, उस हीनता बोध से अपने आप को निकालना। आखिर कोई भी जात या कोई भी देश अगर हीनता, इतना आत्महीन हो जाएगा, तो ऐसे संदर्भ में वो अपने मुक्ति के लिए संघर्ष कैसे कर सकेगा। मुक्ति के लिए संघर्ष तभी आता है, संघर्ष का भाव तभी आता है जब आपको अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने अतीत पर गौरव का बोध होगा। गौरव के प्रति अगर हीनता का बोध होगा, तो उस हीनता के बोध से आपको लगेगा जो चीजें हैं वही चीजें जरूरी हैं। तो मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रति और रामचरितमानस के प्रति
या जो साहित्य की प्रबंधात्मकता उसके प्रति जो आग्रह था वो यही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में एक बहुत बड़ा तत्व है भारतीयता का। वे जिन चीजों को अग्राह्य बताते थे उन्हें अभारतीय घोषित कर देते थे। जैसे जो रहस्यवाद है महादेवी वर्मा के काव्य में या कहीं भी उसको फैंटिस्माटा कहते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर के माध्यम से बताते हुए उसको वो खारिज कर देते थे। तो भारतीय होना उनके लिए एक बहुत बड़ा संदर्भ था। हालांकि वो खुद ही विश्व की तमाम आलोचना दृष्टियों से प्रभावित थे। अभी मैंने जिक्र भी किया वो आइए रिचर्ड्स को के गंभीर अध्ययन थे, थियोडोर वार्स डंटन की अध्येता थी, इलियट का निबंध उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था, उसको भी उन्होंने पढ़ा ही था। तो तमाम ऐसी चीजों पर उनकी दृष्टि थी और उन्हीं के आलोक में उनकी दृष्टि का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि संवाद में खत्म करूं।